हाय एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दी स्पेशल वीडियो ऑन इंटरिम बजट, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इस बजट में क्या चीज़ें हो सकती हैं, गवर्नमेंट का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। साथ ही साथ में आपको पता है हमेशा से कि हम बिना डेटा के नहीं आते हैं। वो डेटा जो हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, उसके बिना पर ही हम लोग कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आपको समझ में आना चाहिए कि गवर्नमेंट हर बजट के एक दिन पहले एक सर्वे रिपोर्ट बना के आपको देती है। चूंकि इस बार जो बजट है वो दो बार आएगा, एक 6 जुलाई को आएगा, एक 1 फरवरी को आएगा। 1 फरवरी वाले बजट को हम इंटरिम यानी टेम्पोररी बजट बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद नहीं पता होता है कि हम जो बजट बनाएंगे हम अपने पावर को आगे एक्सरसाइज कर पाएंगे या हमारी सरकार चेंज होगी। तो ऐसे में फुल प्रूफ बजट बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। इंटरिम बजट को पेश किया जाता है ताकि जो रोज का है ना एक स्टेटमेंट बना हुआ कि भाई फरवरी में बजट आएगा, फरवरी में बजट आएगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस वे में चलता रहे। तो इस बार का जो रिव्यू है उसको समझते हैं। सर्वे नहीं होगा इस बार क्योंकि फुल बजट नहीं आ रहा है। रिव्यू में क्या क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या प्लान बताई है, और साथ ही साथ में कल हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग का प्लान या इन्वेस्टिंग का प्लान बना सकते हैं। बहुत ही टॉप वीडियो है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा मोटिवेट करने के लिए, और एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिएगा। आपके लिए एकदम फ्री होता है, लेकिन इससे हमें बहुत पंप मिलता है। तो अब रिव्यू के ऊपर जाते हैं। जैन 2024 का स्टेटस क्या है गवर्नमेंट के हिसाब से। ये जो डेटा है ये प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा, जहां पर आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी कि हम किस पर्टिकुलर जगह पर खड़े हैं और यहां से हम कहां जा रहे हैं। मैं पहले ही आपको कुछ चीजों को यहां पर ध्यान से समझा देता हूं ताकि आपको ये पीडीएफ देखने में आसानी हो। देखिए, इस बजट में जो प्लान रहेगा गवर्नमेंट का वो क्या क्या रहेगा, या इस बजट को हम किस तरीके से देख सकते हैं, एक मोटा ओवरव्यू मेरे समझ पर ले लीजिए। मुझे जो लगता है इस इंटरिम बजट में जो गवर्नमेंट फोकस है वो ये है कि हम टैक्स के बेनिफिट को कैसे और इम्प्रूव कर सके, क्योंकि आपको ही पता है कि गवर्नमेंट बननी किसकी है, और अगर गवर्नमेंट कोई बनाने वाला है तो इंटरिम बजट में कोई भी निगेटिव बात तो कोई नहीं करेगा। तो आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, बजट में कुछ खास निगेटिव ज्यादा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी तथ्य को छुपाया जा सकता है, तथ्य तो रहेंगे। जैसे क्या तथ्य रहेंगे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बेकार है, जो हमारी जो सर्विस चेन है वो डिसरप्टेड है, जो मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन अराइजेज हुए हैं वो सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आने वाले 2024 थोड़ा और सर्कमस्टांसेस से भरा हो सकता है। ये सारे स्टेटमेंट रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक अलाउंस में कुछ ऐसा निगेटिव नहीं बोलेगा, ये मेरा मानना है। टैक्स बेनिफिट के ऊपर बात होगी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात होगी, ग्रीन एनर्जी हम कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ में सस्टेनेबल ग्रो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। फार्मर के ऊपर बात होंगी और बहुत सारी, ठीक है। साथ ही साथ में जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट है उसके ऊपर बात होगी, किस तरीके से वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इस बार गवर्नमेंट बात करेगी। हालांकि गवर्नमेंट ने 3.3x का कैपेक्स ज़्यादा दिया है गवर्नमेंट को फॉर प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इस तरीके से, बट फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रखने वाला है। और यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ के बारे में, फिजिकल डिफिसिट के बारे में, और साथ ही साथ में जो एनपीएज है या जो एसेट क्वालिटीज़ है उनके ऊपर भी गवर्नमेंट इस बार बात करेगी कि हमारी फाइनेंशियल बॉडी किस तरीके से चल रही है। मुझे एक जो यहाँ पर चीज़ें और बाहर समझ के लगती है कि इस बार गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग जरूर करेगी एफपीआईज को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, और साथ ही साथ में इस बार कुछ तो ऐसा गवर्नमेंट प्लान करेगी कि जो ग्लोबल हमारा जो ट्रेड है या जो ट्रेड सिस्टम है वो थोड़ा सा और पॉपुलैरिटी से बढ़े। क्योंकि जब G20 हुआ तब भी मैंने देखा मोदी जी का भाषण, या जो वाइब्रेंट गुजरात करके जो अभी जल्दी हेल्ड हुआ था मीटिंग, गिफ्ट सिटी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एफपीआईज का फ्लो जो है अपने कंट्री में वो कुछ ना कुछ तरीके से बढ़ाने के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। वीडियो लंबा होगा दोस्तों, पहली बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अब समझते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, वहां से हम लोग इस रिव्यू को पढ़ते हैं। ये अब बहुत आराम से हम बोल सकते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट बॉडी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया उसका, इट नाउ अपीयर्स वेरी लाइकली दैट द इंडियन इकोनॉमी विल अचीव अ ग्रोथ रेट और एट और अबव 7% फॉर
financial year 2024 and some predict it will achieve another year of 7% real growth in FY25 as well। अब गवर्नमेंट ने ये बात तो परसों बोली थी, लेकिन कल IMF का डेटा भी अपग्रेड किया है इंडियन कंट्री को, कि इंडियन कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 0.5 बेसिस से और इंक्रीज किया है, कि इंडिया में जो ग्रोथ का फ्लो है वो ऐसे ही बना रह सकता है। और हमारा जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि हम FY 2024 को 7% के रियल GDP से ग्रो करेंगे एंड 25 को भी हम लोग 7% के रियल ग्रोथ में करेंगे। दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव न्यूज, बिकॉज पोस्ट पैंडेमिक या पोस्ट कोविड कोई भी कंट्री इस तरीके की ग्रोथ को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को नहीं अचीव कर पाई है। ओके, कुछ और बातें। ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन इट्स रिकवरी post COVID because successive shocks have buffeted it. Some of these, such as supply chain disruption, have returned in 2024. This is the negative term which I am already talking about. बहुत दिन से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है। पहले रसिया यूक्रेन वार हुआ, फिर रेड सी का अभी आपको नया विवाद चलते हुए दिख रहा होगा, फिर यूएस का इजराइल पे वार आपको दिख रहा होगा। तो दिस ऑल टाइप ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इज अराइजिंग एंड ये रुकने वाला नहीं है। अभी एक जो चीज और आप यहाँ पर गेस कर सकते हो, वो गेस कर सकते हो अभी एक बहुत बड़ी भिड़ंत होगी। मैं गेस कर रहा हूँ, होगी ना हो वो बात की बात है। चाइना वर्सेस इंडिया का जो एक बहुत बड़ा हॉट पॉइंट बना हुआ है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस हूँ, क्योंकि देखिए चाइना मान नहीं रहा है, बॉर्डर को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं और मुझे लगता है कि ये टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दिन पे दिन ये टेंशन बढ़ी जा रही है। जैसे अभी रिसेंट के केस में अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 4 कदम चल के मालदीव की स्थिति को बिगाड़ दिया। उसके बाद मालदीव कहाँ पहुंचता है? मालदीव डायरेक्ट पहुंचता है चाइना के पास। चाइना के पास क्या करने गया था? इसको पता था कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन अपना जिगरी दोस्त होता है। तो अगर आपको किसी के साथ दुश्मनी करनी है तो उसके दुश्मन को अपने साथ मिला लीजिए। तो चाइना को गया, चाइना के साथ बहुत सारी इसने एग्रीमेंट्स किए। चाइना ने इसको बोला कि हम कॉरिडोर बना के देंगे, हम तुम्हारा ये देंगे, हम मिनिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट देंगे। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक तरीके का आगाज है। चाइना ये कहना चाहता है कि इंडिया वाले सुनो, हम भैया तुमसे दुश्मनी करेंगे, देना हो तो बॉर्डर दो। लेकिन इंडिया को भी ये हल्के में लिए हैं, बाद में पता चलेगा। अभी तो चाइना की जीडीपी स्लो डाउन हुई, चाइना का स्टॉक मार्केट बिल्कुल बुरी तरीके से पीटा। तो इन्होंने क्या किया? स्टॉक मार्केट के अंदर टैक्स बेनिफिट देना स्टार्ट किया। टैक्स बेनिफिट से कैसे चाइना को फायदा हुआ कि फॉरेन वाले आए, उनको 5% टैक्स दिख रहा है कम है, तो जो गेन होगा उस पर 5% कम देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी पॉलिसीज बहुत लंबे समय के लिए, देखिए अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो टैक्स भी चाहिए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सब कुछ। चाइना ने अपने आप को बर्बाद किया है। अब उभर रहा है, भगवान करे उभर जाए भाई, क्योंकि सब तो जीव ही हैं, हम लोग तो दयावान वैसे भी हैं। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इंडिया भी उसका जवाब देगा। बट हम लोग यहाँ पर जवाब देने, किसी कंट्री को, किसी को मार गिराने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पर समझ रहे हैं कि भैया देखो अभी टेंशन अराइजेज होंगे। तो इस बात को गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से अपने रिव्यू में लिखा है कि भैया सप्लाई चेन का डिसरप्शन हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ में ये भी लिखा है कि यदि वो परसिस्ट, यदि वो रहते हैं, सप्लाई चेन का डिसरप्शन आता है, तो दे विल इंपैक्ट ट्रेड फ्लोज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इकोनॉमिक आउटपुट एंड इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड। यानी पूरे दुनिया में अगर ट्रेड सप्लाई चेन का डिसरप्शन रहा, माल खरीदोगे नहीं, बेचोगे नहीं, आयात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, तो होगा क्या? तो वो वर्ल्ड वाइड होगा। इंडिया विल नॉट बी एक्सटेंड, इंडिया बचेगा नहीं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया बचेगा नहीं इसके प्रभाव से। बट यहां पर एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसको मैं ग्रीन लाइन से मार्क करता हूं आपके लिए, सो दैट आपको समझ में आए कि आने वाले बजट में या आने वाली इकोनॉमी में होने वाला क्या है। ये सिर्फ बजट कल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कल इसको देख के ट्रेड कर लिया। ये आने वाली इकोनॉमी 2024, 25, 26 के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा सीख है। ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं प्रिपेयर किया, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या कह लो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो वो हम लोगों से ज्यादा डेटा स्टैटिक्स रखते हैं, किसी न्यूज चैनल से ज्यादा, किसी सेबी रजिस्टर से ज्यादा नॉलेज है उनके पास। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है। बड़ी वीडियो है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पीते पीते देखिए। उसके बाद
बोला गया बट हैविंग फेस्ड एंड सीन ऑफ कोविड एंड एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइस शॉक ऑफ 2022, इंडिया इज क्वाइटली कॉन्फिडेंट ऑफ वेदरिंग द इमर्जिंग डिस्टर्बेंस। इंडिया फुल प्रूफ प्लान बना के रखी है कि भैया तुम लड़ाई करो, तुम मिसाइल छोड़ो, तुम अटैक करो, तुम सप्लाई चेन रोको, तुम कमोडिटी की प्राइस को बढ़ाओ। इंडिया ने जो पोस्ट पेंडेमिक की हालत में अपने आप को सुधार लाया, जो भी अपने आप में अचीवमेंट किया, वो लाजवाब है और इंडिया अभी भी तैयारी कर रहा है या कर चुका है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। द एरा ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इज ओवर। अब ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसको तो आप समझने से पहले समझ लो कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा स्टेट है जब एक कंट्री अपने आप को अलाउड करे या दुनिया भर की सारी कंट्रीज अलाउड करे, हम आपके साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम आपके साथ इन्फो शेयर कर सकते हैं, हम आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं, हम आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब आप खड़े हो जाइए और आप एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल के अंदर जितने भी व्यक्तिगत या पर्सनल या प्रोफेशनल जितने भी सर्विसेज है, अगर आप किसी और देश दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं तो आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा टॉपिक था जो बहुत सालों से चल रहा था, तो वो हाइपर ग्लोबलाइजेशन की स्टेट में पहुंच गया। ये एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद जब हाइपर ग्लोबलाइजेशन होता है तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के कंट्रोल से ऊपर चली जाती हैं। अब सब देश मिसाइल बना लेगा, सबके पास मिसाइल आ गया है तो सब एक दूसरे के लिए खतरा हो गए। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहां पर भी अराइज होता है। रिसेंट इवेंट इन द रेड सी में हैव बॉट बैक कंसर्न्स ओवर रिलायंस ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन फर्दर। अब मैं बात कर ही रहा था, चलिए वो यहां भी आ ही गया, थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। नहीं तो आप मेरी बात पे वैसे कहा मानने हो। रेड सी का जो डिस्टरबेंस है, रेड सी क्या है, चलिए आपके लिए कमेंट में डाल देते हैं, थोड़ा बहुत पता करके बताइए रेड सी क्या है। तो ओवरऑल इस स्टेटमेंट में क्या चीजें, तीन चीजें छुपी हुई हैं। तीन चीजें छुपी हुई हैं कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा, आने वाले साल में भी 7% ग्रो करेगा। इंडिया अपने आप को मेंटेन किया है, हम इतने सुटेबल बन चुके हैं, हम इतने सक्षम हैं। तीसरी चीज, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा बहुत हुआ है और भी हो सकता है, और जो रिसेंट एक्टिविटी रेड सी की उसने और जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब किया है। आगे दूसरा जो यहां पर कंसर्न शो होता है, वो शो होता है ये एआई वार। एआई वार क्या है कि जो जिस तरीके से एआई ने अपना रूप दिखाया है, उससे खतरा यह है कि जो हम एडवांटेज ऑफ कॉस्ट कंपिटिटिवनेस लेबर मार्केट में लेकर आते हैं, उस पर बहुत बड़ा फैक्टर पड़ने वाला है। भाई जैसे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक कंपनी खुली, एक फैक्ट्री लगी, तो एक फैक्ट्री अगर लग रही है दोस्तों, तो फैक्ट्री में अगर एक मशीन है वो 10 लोगों का काम तो करेगा ही करेगा ना। और अगर ये मशीन नहीं है तो 10 लोग यहां काम करेंगे। हालांकि मशीन आने से काम तो तेज हो गया, इकोनॉमी तो रोबस्ट हो गई, बट जो निचले स्तर पर लोग हैं जिनका खर्चा यहां से चलता है, उनको काफी सारा पेन होता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी आज नहीं तो कल लोगों से चलती है। पैसा तो बात की बात है, हर व्यक्ति कमाता है तो हर व्यक्ति खर्चा करता है, हर व्यक्ति खर्चा करता है तो उस खर्चे से इकोनॉमी बूस्ट होती है। बट यहां पर दिक्कत यह है कि टेक्नोलॉजी रिमूव कर देगा कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे होता था कि जो अच्छा है उसको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, है ना। तो अब वो थोड़ा सा एक फिगर है जिसको हमें यहां पर देखना चाहिए। थर्ड एंड आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज। अब यहां पर समस्या क्या है, गवर्नमेंट जो फेस कर रहा है कि भाई विकास दर तो अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये जो एनर्जी है वो लाएं कहां से। फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं करना है, कोयला जलाना नहीं है, प्रदूषण कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, तो क्या बचता है, एक सस्टेनेबल एनर्जी प्लान। और सस्टेनेबल एनर्जी प्लान या तो विंड से, या तो सोलर से, या तो हाइड्रोजन फ्यूल से। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया एक थिन लाइन पर चल रहा है कि हमने बहुत सारा विंड सोलर प्लांट कह लो या थर्मल सोलर प्लांट कह लो, हमने अच्छे से ऑलरेडी इम्प्लांट किया है, हाइड्रोजन फ्यूल्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक चीज क्या निकल कर सामने आती है कि इंडिया कहीं ना कहीं कंसर्न है कि जो क्लाइमेट है वो अच्छे से चले, क्लाइमेट के अंदर कोई असर ना पड़े। तो हम इसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे, और इसमें जो स्टॉक हम पिक कर सकते हैं या जो थीम बेस्ड हमारा स्टॉक है, इस वीडियो की मदद से आप जो समझ सकते हैं कि इस समय पावर सेक्टर अच्छे चल सकते हैं, इस समय आपके
सोलर वाले जितने भी सेक्टर है वो अच्छे चल सकते हैं, या इस समय जितने भी ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि बढ़ते हुए सेक्टर के ऊपर पैसा लगाई, क्योंकि सेक्टर रोटेशन एक ऐसा सच है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। आज के पहले 2 साल पहले HDFC में आपने अगर 2 लाख रुपए लगाए होते तो वो 2 लाख आज आपका 1.5 लाख या 1,90,000 या 2 लाख पे ही होता। लेकिन अगर आप यही किसी मान लीजिए PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे आप लगाए होते, या मान लीजिए कोई टाटा पावर पर आप पैसा लगाए होते, तो ये आज आपका 2 लाख करीब 20 लाख के आसपास का नेटवर्थ आपको क्रिएट करके देता। तो इन्वेस्टिंग का मतलब किसी एक स्टॉक को जिंदगी भर लेकर उसको सेना नहीं होता है। यू हैव टू पिक द रिसेंट थीम जो आने वाले 4-5 साल की फ्यूचर को बताए, गवर्न करे। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है, मैं ट्राई कर रहा हूं बहुत लॉजिकल बातें बोलने की। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। अब इंडिया क्या पाया है और क्या है इंडिया की ग्रोथ, वो यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिया इज वॉकिंग द फाइन लाइन बिटवीन द टू मोर स्किलफुली देन अदर नेशंस। हम दूसरे नेशन से ना बहुत अच्छा चल रहे हैं। हमने इंस्टॉल किया है विथ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी रनिंग अहेड ऑफ टारगेट। यानी हमारे पास जितना टारगेट, हमें जितना मेगावाट सप्लाई चेन चाहिए कि इंडिया के अंदर इतना मेट्रिक ऑफ पावर चाहिए, उससे ज्यादा हम बना रहे हैं। इंडियाज unwavering commitment to ensuring steady economic growth is generating resources for investment needed for climate change adaptation, building resilience and mitigating emissions। हम एक बढ़िया सस्टेनेबल पावर देने के कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा और हमेशा सस्टेनेबल होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा टर्म है कि ग्रोथ हमेशा सस्टेनेबल होनी चाहिए। ग्रोथ कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें जीना है 80 साल, हमने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं, हम 80 साल जीकर मस्त अपना खा पी के खूब सारा प्रदूषण करके यहाँ प्लास्टिक वहां मर गए और हमारा बच्चा उसी में जी रहा है। ग्रोथ का मीनिंग होता है ग्रोथ शुड बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब हम इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करें। उसके बाद इन 2014 इकोनॉमी वाज बेसिस्ड विथ हाई फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट एंड डबल डिजिट इन्फ्लेशन। 2014 की कहानी है, लेकिन आज इंडिया के पास क्या क्या है चलिए गिन लीजिए आप मेरे साथ। नाउ इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, फिजिकल डेफिसिट इज ट्रेंडिंग लोअर, करेंट अकाउंट डेफिसिट इज जस्ट अबव 1% ऑफ GDP एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कवर नियरली 11 मंथ ऑफ इंपोर्ट। यानी 11 मंथ के लिए हमारे पास इतना भरा पैसा है कि करो दिन भर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो दिस इज द वेरी वेरी गुड न्यूज। और कहीं ना कहीं यार पोस्ट पेंडेमिक के बाद इंडिया इतना अच्छा किया है, उसके लिए सूट आउट तो बनता है। हमारे सारे के सारे IAS IPS ऑफिसर्स, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो RBI के गवर्नर हैं, या जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देखिए जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको अच्छा कहने में कभी शर्माइए मत। भले आप किसी राजनीतिक पार्टी को मानते हो चाहे न माने, यहाँ मानना न मानने की बात नहीं है। यहाँ पर जो आप सोच के देखो यार, यूके रिसेशन से लड़ रहा है, US अपने 2% इन्फ्लेशन टारगेट के लिए रोज नौटंकी कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी फेड रेट कभी वो। मतलब डेवलप्ड कंट्री के हाल है। चाइना बेचारा बुरी तरीके से पिट गया, जापान कुछ रिसेंट ईयर में उठा, इंडिया देखो, मतलब क्या बोला जाए, मतलब इतनी अच्छी तरीके से इतनी अच्छी प्लानिंग किसी और कंट्री ने नहीं किया। तो यहाँ एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं, यहाँ एजेंडा है जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा बोलो, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा बोलो। आगे लुकिंग अहेड, आगे क्या क्या हो सकता है। बाय ऑल एस्टिमेट्स इंडिया ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इजंट इट पॉजिटिव न्यूज? क्या ये आपको एक पॉजिटिव न्यूज नहीं दे रहा है कि अभी तक प्रेजेंटली हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेड ये भी रखते हैं कि हम अच्छा ग्रो करेंगे। फ्यूचर कोई नहीं देखा है, अटैक कोई नहीं जानता है, जो फ्यूचर टेंशन से उसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो हम आज यहां जहां खड़े हैं उस बेसिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्रेजेंटली द ऑफिशियल एस्टिमेट्स फॉर ग्रोथ इन FY24 स्टैंड एट 7.3% एंड द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुअली डिक्लाइन टू द टारगेट्स। Resilient service export and lower oil import costs have resulted in lowering India's current account deficit to 1%
ऑफ करेंट जीडीपी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY24। तो अभी पहले हम लोग 4-5% पे रहते थे, अभी हम लोग जीडीपी के जस्ट 1% ऊपर है, तो दैट्स अ गुड न्यूज। दे आर गुड रीजन to believe that India's economic and financial cycles have become longer and stronger। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटजी पर, बट अभी आप केवल डेटा के ऊपर बात करो। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी है, भारत देश की इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर कुछ चार्ट्स है जिनको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट एवरेज ऑफ 7.9% बिटवीन FY 2022 and 2024। Very few economies in the world, if any, have maintained the post-COVID recovery as consistently as the India। This is good news। इंडिया ने जैसा किया वैसा कोई नहीं किया। Now you can see the resilience of the consumption demand। जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वो किस तरीके से FY 2022 में सिर्फ 56% था, बट अगर आप देखेंगे दिस इज FAE एंड दिस इज PE। दिस मीन्स कि हमारा जो एस्टिमेशन है, क्या वो रिवाइज एस्टिमेट है, क्या वो प्रोविजनल एस्टिमेट है। P स्टैंड फॉर प्रोविजनल एस्टिमेट्स एंड FAE स्टैंड फॉर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। तो हमें FY 2024 में देखने क्या मिल रहा है कि हम लगभग 60 to 61% के आसपास हमारा जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है वो आ चुका है। दैट्स अ गुड न्यूज। जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए। अगर हम सेकेंड टर्म्स की बात करें, यहां पर आप देख पा रहे होगे कि जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी है। दैट्स आल्सो गुड न्यूज। जितना पर कैपिटा इनकम बढ़ती है लोगों की, उतना ही उनके पास कमाई का साधन होता है, खर्चों का साधन होता है और इकोनॉमी बूस्ट करती है। हमने उसको पहले समझा। सो दिस कर्व इज लाइक दैट। अभी आप देखोगे तो कुछ ग्रोथ थोड़ा सा ये आपका FY 21 में कम हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे कोविड के बाद धीरे धीरे हम बढ़े हैं, और अभी हमारा जो स्टैंड आउट है वो कहीं यहाँ पर है ना। तो ये भी एक अच्छी और गुड न्यूज है कि हमारा पर कैपिटा इनकम जो है रियल ग्रॉस इनकम पे वो बढ़ रहा है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट रेट क्या है। तो ये वो साइकिल है जब अनसस्टेनेबल ग्रोथ हुआ था, जहां पर क्रेडिट बूम हुआ था, बैंक के पास खूब सारे NPS थे, पैसा लेके भाग जा रहे थे लोग, है ना। उसके बाद ये वो साल था जब बैलेंस शीट को ऑडिट किया गया, बहुत सारे मास फेलियर्स हुए, 2018 क्राइसिस वगैरह आए, स्टॉक मार्केट टूटा, एंड देन ये 2021 का साइकिल है पोस्ट पैंडेमिक के बाद धीरे धीरे हमारा जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सुधार कर रहा है, जो कि एक गुड न्यूज़ है। देखिए आप एक चीज़ समझिए, ग्रोथ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बैंक ने लोन दे दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन दे दिया और लोन चुका ना पाए वो भाग जाए। ग्रोथ होना चाहिए सस्टेनेबल। अब जैसे FY 2022 से लेकर 24 में जो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, इसमें सारे कंपनीज, कोई आपको झूठा वादा, झूठा फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर सकता कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट इतनी है। कोई भी बैंक है वो झूठे NPS नंबर नहीं दे सकते, झूठे प्रॉफिट नहीं दे सकती। तो दिस इज द सस्टेनेबल ग्रोथ, आई होप सो। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सेंटर और CPSEs कितना खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर है। सो दिस कर्व इज सुपर हॉट, मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये सबसे पसंदीदा कर्व है। अगर हम लोग सारे के सारे देखें तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके का दिख रहा होगा किस तरीके से हमारा जो रिसोर्सेज है, कैपेक्स है, ग्रांट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो किस तरीके से चल रहा है। तो अगर आप टोटल कैपेक्स की बात करोगे तो ये नीली लाइन जो है टोटल कैपेक्स है, और ये जो है ये रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है, ये ग्रांट है, कितना ग्रांट हो रहा है एसेट क्रिएशंस के लिए, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा हो रहा है। तो कैपेक्स गवर्नमेंट दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, तो जब वो खर्चा करेगी, हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो वो सेंट्रल सेंटर के लिए, स्टेट के लिए और प्राइवेट एंटिटीज के लिए या पब्लिक एंटिटीज के लिए भी बेहतर काम होता है। तो दिस कर्व शुड बी गो हायर एज पॉसिबल एज। ट्रेंड्स इन रियल एस्टेट प्राइसेस, रियल एस्टेट बढ़ रहा है, इसके ऊपर ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। बैंक क्रेडिट फॉर हाउसिंग बढ़ रहा है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सारी चीजें आपको पता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिक्लाइनिंग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके बारे में बार बार बोलता हूं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे बंदे, ऐसी चीज, ऐसा कोई भी एंटिटी जो लोन लेने के बाद पैसा ना दे या कुछ भी ऐसा करे जिसका बाद में क्लेम ना हो पाए। हमने आपको 10 रुपए की चीज दी, आपने मुझे उसके रुपए एक भी रुपए, हमने आपको दिया 10 रुपए एकदम टॉप क्वालिटी का आटा खरीदने के लिए, आपने हमको धूल पकड़ा दिया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। वो घटना मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ये भी पॉजिटिव है। हाँ जी, ये समझने वाली बात है। इसके ऊपर इस बार फिर से डिस्कशन होगा हमारे बजट में,
वो क्या है समझने वाली बात, वो एक बार आप लोग यहां पर जरूर देखें। क्या लिखा गया है, इंडियाज एक्सटर्नल डेट प्लेस्ड एट $63.53 बिलियन बाय द एंड ऑफ सितंबर 2023। और ये एक कंफर्टेबल डेट है, ये लोन जो है, ये कर्ज जो है, एक अच्छा कर्ज है, इज कंसीडर कंफर्टेबल एंड हैज बीन प्रूडेंटली मैनेज्ड ओवर टाइम। External debt as a ratio to GDP fell to 18.6% at the end of September 2023। लोन का क्या मतलब है, ये कैसे गुड न्यूज हो सकता है कि हमारा कर्ज कम हो रहा है? भाई क्यों नहीं गुड न्यूज है? आप अपने ऊपर लेके देखो, इकोनॉमी समझना अपने ऊपर लेके समझो। आपके ऊपर कर्जा 1,00,000 रुपए का, आप हर महीने जो कमा रहे हो उसमें से 1,00,000 दे रहे हो, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब आपके पास कर्जा 20,000 का है, तो आप जितना कमाए उस 20,000 पे आप उस लोन को चुकाओगे, तो है ना अच्छी न्यूज। तो वही न्यूज यहां भी बताई गई कि जो हमारा एक्सटर्नल डेट है एज रेशियो टू जीडीपी फेल 18.6% एट द एंड ऑफ सितंबर 2023 फ्रॉम 22.4% एट द एंड ऑफ मार्च 2013। The short-term debt was at 20.1% of total external debt (TD) at the end of September 2023 against 23.6% at end of March 2023। ठीक है, a major part of short-term debt is the form of short-term credits। चार्ट 18 में आप देखोगे तो आपको दिखाया गया है कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से यूएसडी बिलियन का कितना डेट है। तो डेट कम रहे वो अच्छी चीज है। अब समरी समझ लेते हैं। समरी में क्या दिखा गया है कि दिसंबर 2023 तक देयर वेयर अ टोटल ऑफ 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन। ईवी पर पैसा लगाइए, आने वाला समय दोस्तों ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, वो यहां पर बताया गया है। हाइड्रोजन इज प्रॉमिसिंग फ्यूल, हाइड्रोजन वाले जितने भी सेक्टर्स हैं उन पर पैसा लगाया जा सकता है, बट मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी। सो ट्रेड और इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट और कंसिडर द फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग सो। आगे 10 years ago India was the 10th largest economy in the world with GDP of USD only 1.9 trillion। The current market price today is the 5th largest with the GDP of USD 3.7 trillion। economy estimated FY 2020 despite the pandemic and despite inherent and economic macro imbalance and broken financial sectors। सब कुछ होने के बाद भी हम पहुंच गए हैं 1.9 से 3.7 ट्रिलियन तक। और जो मोटी मोटी बात है, ध्यान से इस वाले बात को अपने जिगर में डाल दीजिएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया कैन एस्पायर टू बिकम USD 7 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 6 to 7 years और यू कैन से बाय 2030। यानी आने वाले 6 साल में हम 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये रही आज की महत्वपूर्ण बातें। और ये बातें आपको कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये छोटा सा प्रेजेंटेशन? छोटा तो नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा ही हो गया, बट क्या करें, आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर किए बिना अपना दिल मानता नहीं। अब आ जाते हैं बजट ट्रेडिंग प्रिपरेशन, बजट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर कि हमारी स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली हैं बजट के दिन। तो सबसे पहले बजट कब पेश होगा? 1 फरवरी 2024। टाइम क्या होगा? 11 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, अगर मैं समय में थोड़ी गलती कर रहा हूं तो प्लीज मुझे थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा। नाउ द टर्म इज कि अगर बजट रिलीज हो रहा है तो बजट में हम ऐसी किन किन चीजों के ऊपर डिस्कशन देख सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। 2 तरीके की चीजें देखिए, आपको पता है सबसे पहले ये स्टेटमेंट ऑफ व्यू समझिए क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ व्यू 2 तरीके का होता है, गवर्नमेंट प्लानिंग और गवर्नमेंट प्लान ऑफ ट्रूथ। 2 चीजें होती है इंटरिम बजट में। एक गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है वो क्या है, और जो प्लानिंग गवर्नमेंट बताए उसमें सच्चाई कितनी है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी मस्खरे वाली बातें करेंगी जिसमें हम आपको ये कर देंगे, टैक्स ये छोड़ देंगे, टैक्स वो छोड़ देंगे, तो बहुत बुरा मार्केट पिटेगा। अगर गवर्नमेंट एक फाइन लाइन के बीच में झूलेगी कि भैया हम ठीक है, हम उतना तो नहीं कम कर पाएंगे, हम इतना ही कम करेंगे, मतलब देखो मार्केट में ना पता चल जाता है क्या सच्चाई है और क्या फिर फेंकेबाजी है। अगर गवर्नमेंट ने एक थिन लाइन पर रहकर काम किया तो मार्केट अपने आप को होल्ड ऑन करेगा। और हमारा जो बैंक निफ्टी है वो ये है कि बैंक निफ्टी 300 से 500 का रेंज में ऊपर नीचे ट्रेवल कर सकता है, और जो निफ्टी है वो 200 से 300 पॉइंट के अंदर ट्रेवल कर सकता है। अब चूंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हमारा जो प्लान होगा वो 2 तरीके से होगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए,
द फर्स्ट वन, इसको हमको टाइम में डिवाइड कर लेना चाहिए, टाइम डिवाइड थ्योरी हमें लगा देना चाहिए। वो क्या होता है, ये होता है, एक होता है प्री बजट, एक होता है ड्यूरिंग बजट, और एक होता है पोस्ट बजट। प्री बजट अपना 9:15 AM से आप ट्राई कर सकते हो टिल 10:45 AM। In this situation you can just go with higher high और higher low pattern और 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट। अगर ऊपर 15 मिनट की कैंडल मान लो नीचे बनी, उसका ब्रेकडाउन देता है नीचे। अगर 15 मिनट कैंडल ऊपर बन रही है तो जस्ट आप ब्रेकआउट स्लैश ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। तीसरी चीज है यू कैन डू स्कैल्पिंग, और जिस डायरेक्शन मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन को आप पकड़ सकते हो। सो दिस इज अ डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेडिंग। ड्यूरिंग बजट इट इज एडवाइजेबल कि आप 11 बजे से थोड़ा पहले ही आप हेज कर लो। द हेज शुड बी इन ओनली इन बैंक निफ्टी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने वाला हूं, शायद आपको ना पता हो। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर हेज करते हैं तो यू हैव लॉट्स ऑफ डेज, सो डीके प्रॉब्लम विल बी वेरी लिमिटेड एट दैट टाइम ऑफ हेजिंग। बट अगर आप निफ्टी में करते हैं, चूंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस दैट डीके हैपेंस हो जाएगा। 200 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट नीचे आया, जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा प्रीमियम। सो इट इज वेरी एडवाइजेबल, चूंकि अभी जो प्रीमियम्स है वो काफी महंगे हैं बैंक निफ्टी के, बट इट इज एडवाइजेबल टू डू इन बैंक निफ्टी, और यू कैन ट्राई इन फिन निफ्टी, और यू कैन ट्राई इन मिड कैप निफ्टी, और यू कैन ट्राई इन सेंसेक्स, और यू कैन ट्राई इन बैंकेस। बट आपको निफ्टी को थोड़ा सा हाथ जोड़ना पड़ेगा कल के लिए इफ यू वांट टू सेव योर मनी। देन सो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो एटीएम चल रहा है तो एटीएम के आसपास, नोट दैट दिस स्ट्रेटजी इज नॉट एनी प्रूवन स्ट्रेटजी, और आई एम नॉट क्लेमिंग एनी टाइप ऑफ गारंटेड रिटर्न और प्रॉफिट। दिस स्ट्रेटजी कैन गिव यू लॉस आल्सो, इट्स अ जनरल अनाउंसमेंट, सो ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड ऑलवेज try to get in touch with your financial advisor before trading or investing. I am not SEBI registered. So ATM के आसपास आप क्या कर सकते हैं, एक कॉल एंड एक पुट आप खरीद सकते हैं, या तो ATM के 100 पॉइंट ऊपर या तो 100 पॉइंट नीचे आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज हम चार्ट पर नहीं कोई डिस्कशन कर सकते, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। कल कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस नहीं काम आता है, कोई पैटर्न नहीं काम आता है, कुछ भी कल काम नहीं आता है। तो इसलिए दिमाग चार्ट पर से हटा दो कि नहीं 45,000 तोड़ेगा तो हम 45,500 पे जाएंगे, 46,000 तोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। मार्केट मूव करता है अपने हिसाब से। पोस्ट जब मार्केट सेटल हो जाए, जैसे आपने 11 बजे से लेके तब तक आपको हेज बनाना है, 2 बजे, 2:30 बजे तक, 1 बजे तक, जब तक इनका स्पीच चलेगा निर्मला जी का, मैम का। उसके बाद पोस्ट आप जैसे ही जब खत्म हो जाएगा तो आप थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लेके पोस्ट में आप क्या कर सकते हो, जस्ट गो विद डायरेक्शन, है ना। जब आपको बजट की ट्रेंडिंग चीजें पता चल जाएंगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप पर्टिकुलर जो सुबह किए थे वही आप शाम को यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि पैसा कम लगाना है, हेज के साथ काम करना है, और आज रात फेड का भी आउटकम आने वाला है, तो वो भी और इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करेगा मार्केट में। बाकी मैं मिलता हूं कल आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। जय श्री राम। प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। और अगर कल वाले लाइव सेशन में आपको जुड़ना है तो उसका लिंक जो है वो ऐप पर मिल जाएगा। A to Z कोर्स के अंदर आपको आना पड़ेगा। एक लर्निंग क्लास है, अगर आपकी मन करे तो जुड़िए, वरना कोई बात नहीं। हैव अ ग्रेट डे।